सबसे पहले तो मैं आज बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर जनरली इंटेलेक्चुअल कैडर का और आप लोगों के इज्तिमाई तौर पे इंटेलेक्चुअल कैलिबर के बारे में बात करना चाहूँगा। पूरी कौम पाकिस्तान की इनका इंटेलेक्चुअल कैलिबर मुलायजा फरमाइए, बुरा ना मानिए। सियासतदानों को बुरा कहते हैं, हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। सुन लें इनका कलेक्टिव कैलिबर, सुन लें आप इंटेलेक्चुअल। जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के सारे तज्जिया ख्वार, सारे एनालिस्ट, सारे माहिरीन बैनुल अक़वामी उमूर, इन्होंने कहा एक हफ्ता ये जंग नहीं चलेगी। कहा कि नहीं कहा? इनके तज्जिए को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने इन सब के तज्जिए को दिए हैं 0 नंबर। ये इंटेलेक्चुअल कैलिबर है जिसको हमारी यूनिवर्सिटियों के ज़रिए, हमारे तदरीसी अमल के ज़रिए, हमारे इल्मी डिस्कोर्स या मिनहाज के ज़रिए हम आगे लेकर आए हैं, जिनकी जहानत बिल्कुल ज़ीरो है। यानी ये इतनी सी एस्टिमेशन नहीं कर पाए कि ये जंग दिनों में चलेगी, हफ्तों में चलेगी, महीनों में, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो आप मुझे सच बता दें कि ये दूर अंदेशी हमारे मुल्क के तालीमी याफ्ता तबके की है, तो आप मुझे बताएं मुल्क क्या तरक्की करेगा? हुक्मरानों को बुरा कहने से, सियासतदानों को बुरा कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपका अपना कैलिबर क्या है? अपने गिरेबान में तो झांक के देखो कि आप लोग खुद क्या हो, फिर आप हुक्मरानों से सवाल करने वाले बनोगे भी। बुरा ना मानना, मैंने आपको बता दी। और इसमें ताजिर सनतकार क़यादत भी शामिल है। देखो यार, कारोबार तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। इलॉन मस्क भी करता है, बिल गेट्स भी कारोबार करता है। दुनिया में बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, कारोबार जो कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना, दुनिया भर में कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं। क्या आपने उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ये देखा है? आप देखिए, उनका ताजिर सनतकार जहाँ भी बैठेगा, बात करेगा, क्या आपके ख्याल से चीज़ों से लाइल्म होगा? बग़ैर पढ़े लिखे और तहकीक किए बात कर देगा? नहीं करेगा ना। क्या वो सिर्फ अपने कारोबार के गेट के बाहर उसको कुछ नहीं पता, ऐसा होगा? नहीं। वहाँ का ताजिर जब भी आएगा, सरमायाकार जब भी आएगा, सनतकार जब भी आएगा, आके सबसे पहले आपको बताएगा कि आपके मुल्क में क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ, क्योंकि बेटा वो पैसा लगाने के लिए आया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया टेलीफोन लाइन जनाब अली हुमायूं भट्ट साहब, जो कि सदर हैं गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्यारे शहर गुजरावाला से भी आज हमारे यहाँ मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे और हम उनकी आवाज़ बन के आवाम तक पहुँचेंगे। वेलकम करता हूँ अली हुमायूं भट्ट साहब आपको। थैंक यू वेरी मच सर। वालेकुम सलाम। अली हुमायूं भट्ट साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि बजट आया खड़ा सर पर और समझ बूझ से बाहर है। जैसे आपने भी इम्तिहान दिया होगा, मैंने भी इम्तिहान दिया, मैट्रिक का, इंटर का। बहुत सारे वज़ीरों मुशीरों ने तो शायद नहीं दिया, लेकिन यह कि उनमें से चंद एक पास भी हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि पर्चा देने से पहले पर्चा आउट हो जाता था। अभी पर्चा जो है, यानी कि बजट का मुसव्विदा जो है, वो सबके पास एक एक उसका पर्चा निकला हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनमें से एक भी पर्चा सही है। मेरे ख्याल से जितने पेपर आउट हुए हैं सब गलत हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया सर आपको, आपका इनवाइट करने का। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी काफी चीजें अजम्पशंस के ऊपर हैं। हम लोगों की प्रपोजल्स भी गई हुई हैं, काफी प्रपोजल्स ऐसी चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि कही जा रही हैं कि ये होने जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक बजट फॉर्मली अनाउंस नहीं होता, ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, तब तक उसके ऊपर कमेंट करना कबल वक्त होएगा। अच्छा, मैं माजरत थोड़ा शरारती किस्म का मईशत पर बात करने वाला सहाफ़ी हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा आपको मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी अजीब लगेगी। असल में माल तभी बिकता है जब लोग देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें मिजाह का अंसर डाल देता हूँ ताकि लोग प्रोग्राम देखते रहें। बात कुछ ऐसी है कि मुलाकातों की बुनियाद के ऊपर अभी तक बात हो रही है। मैंने जितने ताजिर सनतकारों से बात की, वो कह रहे हैं साहब हमारी फ़लाने से मुलाकात हो गई, हमारी फ़लाने से मुलाकात हो गई, और हमारी उनसे भी मुलाकात हो गई।
देखिए नाम मैंने आपसे नहीं लिया, जिससे बंदे को ज़्यादा मोहब्बत होती है उसको नाम से नहीं पुकारता, उन कह देता है, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। तो आप लोगों की सबसे मुलाकात हो गई, तो माना कोई कुछ भी नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, इसमें देखें अब इस मरतबा गवर्नमेंट ने थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट रखा हुआ है। आपको पता है SIFC के नाम पे एक इदारा बना हुआ है जो मीशत को भी साथ देख रहा है, जिसको आर्मी की एंड से और हमारा जो फेडरल मिनिस्टर है उसको वो भी हेड करते हैं। हमारी सब जगह पे मुलाकात भी हुई है, हम लोगों ने अपनी तजावीज भी दी हैं और वो तजावीज के ऊपर हमने देखा है कि अमल दरामद भी होता है। अदरवाइज जो बाबू हजरात है, आपको पता है कि उनके लिए बात टालना या टाइम निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है। वो मीटिंग्स खेलते हैं, उसके बाद चीजें ओवरलुक करके बंदे को थका के बाहर निकाल देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें क्रेडिट जाता है कि फेडरल मिनिस्टर भी बैठे होते थे, SIFC से लोग भी बैठे होते थे, और जो हम मीटिंग करते थे उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स भी आता था कि हमें कॉल आती थी कि जी आपका ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो इट सेल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात सुनी जाती थी और हमें उसका बेनिफिट अदर वेज में आ रहा। भाई देखें, अगर गुजरांवाला वालों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर वजीर आजम कैसे बनेंगे, वजीर आला कैसे बनेंगे। अब चंद ही तो शहर रह गए हैं, अब टीवी पर तो बोल नहीं सकते, आपको पता है एहतियात करनी पड़ती है। चंद ही तो शहर रह गए हैं, अब अगर गुजरांवाला की भी बात ना मानी तो फिर आगे इलेक्शन में होगा क्या, ये भी सोचते हैं। अच्छा, FBR वाले कराची वालों को बहुत तंग करते हैं, ये FBR वाले कभी आप लोगों को भी तंग करते हैं? क्योंकि मुझे ये तो पता है मेरा प्यारा शहर सरगोदा है, वहां पे किसी को तंग नहीं करते, क्या आप लोगों को तंग करते हैं? नहीं सर, देखिए इन्फोर्समेंट हर जगह पे है और हमारी भी से है कि आप जिस तरह गवर्नमेंट ने ये फिक्स टैक्स स्कीम लाई है ताकि इनका जो ग्राउंड पे नेटवर्क है टैक्स कलेक्शन का वो बढ़े, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया है, उसमें हमें भी तंग करते हैं। आपको पता है नोटिस FBR की तरफ से आना या उनका बिहेवियर इश्यूज रहते हैं जी जी टैक्स पेयर के साथ। देखिए एक चीज होती है कि कुछ टैक्स चोरी कर रहा है, एक चीज है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हमारी से है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे आप हमसे बात कर लें, जो आप टैक्स फ्रॉड का आंसर है उसके ऊपर आप कोई भी अगर काम करते हैं वी आर विद यू। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको किसी तौर पे सपोर्ट नहीं करता। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने जहाँ पे रिलीफ दी हुई है अगर आप उस रिलीफ का फ़ायदा उठाना चाहें तो ये आपका हक है। और अगर कोई प्रिविलेज ऐसा हासिल है बिज़नेस को कि जिसके ज़रिए वो टैक्स की कोई बचत कर सकता है बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, तो इसमें कोई ऐब या बुराई नहीं है। लेकिन आपने जिन बाबुओं का जिक्र किया, माज़रत के साथ उन बाबुओं का मुल्क की तरक्की से कोई ताल्लुक़ तो होता नहीं है। रिटायर हो जाने के बाद तो उनके महल्ले वाले भी उन्हें नहीं पहचानते। आपको पता होगा सरकारी अफसर रिटायर हो जाने के बाद उसको कोई भी नहीं पहचानता। मैंने नहीं देखा कि कभी कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अफसर रिटायर होने के बाद लोग उससे मिलने भी आए। तो इसलिए उनकी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है, और यही हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझना है, यही हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी समझना है, और यही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी समझना है कि बजट बनाते हुए उन्हें की स्टेक होल्डर्स जिसमें टैक्स पेयर्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी है, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं देनी। मेरा ये ख्याल है, आप पता नहीं क्या राय रखते हैं इस बारे में। अली भाई, आई एम 100% एग्री विद योर ओपिनियन। मेरा अपना ओपिनियन भी यही है कि देखिए टैक्स मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि पूरी दुनिया में होती है। आप टैक्स मैनेजमेंट हम करते भी हैं और हमें टैक्स मैनेजमेंट ही करना चाहिए, टैक्स फ्रॉड नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप स्टेक होल्डर्स के बगैर बजट बनाएंगे तो उसका आपको आउटपुट कोई नहीं आएगा। इधर क्या होता है कि अगर किसी की अप्रोच या कोई पहुंच जाता है और अपना पॉइंट डिलीवर कर देता है तो उसकी बात सुनी जाती है। दूसरे बंदे जो हम घर बैठे हैं, हमें भी चाहिए कि हमारे बिजनेसमैन को भी चाहिए, हमारी एसोसिएशंस को भी चाहिए, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी चाहिए कि जो अनॉमली कमेटीज हैं उनमें जाके जो अनॉमली उनके बिजनेस में आई है उसको जाके एड्रेस करें। उधर बैठे हुए बंदे को नहीं पता, उसको उसने वन साइड ऑफ द स्टोरी सुना है, आपने जाके अपनी बात बतानी है तो फिर जाके चीज अंडरस्टैंड करेंगे। हमें अपने एंड से भी गलतियां रेक्टिफाई करवानी चाहिए। इसके लिए मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने बिजनेसमैन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजट में जब भी कोई अनॉमली आती है काइंडली स्टूड अप, हमारे पास आए, हमें बताएं, हम आपकी अनॉमली जाके दूर करवाने की कोशिश करते हैं।
जब तक हम जाएंगे नहीं, अपनी बात नहीं करेंगे, अनोमली खत्म नहीं होएगी, बिजनेसमैन को बूस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि थोड़ा सा आपके शहर और आपके चेंबर के मुतालिक भी बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये भी है कि गुजरांवाला के जो लोग हैं दे आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, डायनामिक एंड हैव मेड ए स्पेस एंड प्लेस फॉर देम। और मैं अब ये देखता हूँ कि कराची हो या लाहौर, गुजरांवाला वाले आकर यहाँ पर एग्जीबिशंस करते हैं, अच्छी सेल्स करके जाते हैं। वहाँ पर मैंने सुना है कि बड़े बड़े वेयर हाउसेज भी आप लोगों ने बनाए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स भी बनाए हुए हैं। आई मीन गुजरांवाला हैज़ बिकम मैसिव, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और मेरे ख्याल से आपको इसका रोल जो है ज़्यादा हाईलाइट करके बताना चाहिए पाकिस्तान की इकॉनमी में। मेरी ऐसी राय है जी जी। ऐसा आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे। हमारे गुजरांवाला की अल्हम्दुलिल्लाह $4.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। कितनी? हमारे इधर 4.5 बिलियन डॉलर। 4.5 बिलियन डॉलर्स, जी जी, बड़ी और हमारे इधर 34 इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जी। मेरे पास जो रजिस्टर्ड एसएमईज हैं दैट इज 21,000 registered SMEs and so many business clusters। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा चंक है। उसके ऊपर हम बड़ा रैपिडली काम भी कर रहे हैं, समेडा के साथ मिलके, टीडैप के साथ मिलके। हमने आपके शहर कराची के अंदर एक एक्सपो भी लगाई है जिसमें आगे हमारी 65 इंडस्ट्रीज ने अपने आप को एग्जिबिट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। देयर इज नो डाउट। मैं तो यही लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई अपनी आंखें खोलें। आप जब जाएंगे गुजरांवाला, गुजरात, मैं आपको बहुत सारे शहर गिनवा दूँ अभी इस वक्त। जस्ट लाइक गुजरांवाला इज़ ऑल्सो फास्ट बिकमिंग द न्यू सियालकोट इन माई ओपिनियन, क्योंकि सियालकोट के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई, वो एक हाईलाइट हुआ। अब गुजरांवाला भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मैं तो लोगों को बताता रहता हूँ, हाईलाइट भी करता रहता हूँ, अवेयरनेस भी क्रिएट करता रहता हूँ। आप लोगों को भी ज़्यादा जो है वो अपना व्हील्ड करना चाहिए, इन्फ्लुएंस। और बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के शहर जो हैं वो अपने आप को और इलाके ज़िले अपने आप को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। बट आई थिंक गुजरांवाला इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल of how a district, a city and a region can highlight its economic potential and role। तो मैं आप लोगों को सलूट करता हूं भाई, आप लोगों को सलूट करता हूं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके सामने एक और चीज़ रखना चाहूँगा। अब बात बहुत, मैं आपके सामने वो चीज़ें रखता हूँ जो ज़्यादातर यहाँ बिजनेसमैन हमारे शोर मचाते हैं। मेन इशू ये कि आई थिंक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको जो है वो टैक्स रिफॉर्म से है, जिसको आपने एनेबली कमेटी को एड्रेस करने को कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैक्स रिफॉर्म्स आर वेरी स्लो, एनर्जी कॉस्ट आर वेरी हाई। तो अभी जिन चीज़ों के ऊपर ये बात कर रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म और एनर्जी कॉस्ट पे बात कर रहे हैं, और तीसरा फैक्टर इनका इंटरेस्ट रेट का है। आप भी थोड़ी इन चीज़ों के ऊपर राय देते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से हमारी मीटिंग भी हुई तो मैंने सर को उधर भी कहा कि सर देखें, आप ये शॉर्ट टर्म्स मेजर्स बंद करें, हमें कुछ 10 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी दें जिसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पता हो कि उसको जो टैक्स रेट है वो क्या लगेगा। आप किस तरह आप फाइबर को एडजस्ट करेंगे, किस तरह हमारी एनर्जी की प्राइसेस होएंगी और वो किस तरह फंक्शन करेगा। देखिए, आज मैं एक फंक्शन एक यूनिट लगाने जाता हूँ, कोई इंडस्ट्री लगाने जाता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि अगले बजट में जो चेंजेस आएंगी उसकी वजह से मेरी ROI जो कि 5 साल की थी 25 साल पे चली जाएगी। तो आपको एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की जरूरत है जिसमें यूनिफॉर्मिटी होए और हमें बिजनेसमैन को पता है कि क्या होने जा रहा है अगले 5 या 10 सालों के अंदर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो बाकी एनर्जी प्राइसेस का जो अभी इशू चल रहा है, मेरा ख्याल है ये ईरान और US की वार की वजह से, हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम है। ये विद इन द टाइम स्पैन चीजें एडजस्ट हो सकती। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि अली साहब आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर इकोनॉमी जो कि दिवालिया होने की पोजीशन पे थी अब स्टेबल पोजीशन पे है। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये साल टेक ऑफ का साल है और इंशाल्लाह ये बजट टेक ऑफ का बजट होएगा। बस हमारी बड़ी हाई होप्स है इस बजट के साथ। ये बड़ी अहम बात आपने की। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वन हैज हाई होप्स फ्रॉम द बजट, यही गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी अहम बात की अली हुमायूं भट्ट साहब ने
कि इन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान ऑन दी एज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस से रिवाइव हुआ। अभी तो ज़ाहिर बात है ये गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट की तो मैं तारीफ़ें ही करता हूँ हमेशा, आपको पता है। हुकूमत वक्त की मैं हमेशा से तारीफ़ें करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा तनकीद करे बंदा बिला वजह फंसने वाली बात है। और पीटीआई की भी दौरान हुकूमत में कभी कभी तनकीद भी कर दिया करता था, फिर उनकी तरफ से बहुत परेशानी भी होती थी। फिर मैंने ऐसा ऐसा सीख लिया कि भाई हुकूमत वक्त के अंदर मईशत की तारीफ़ करनी है, जब हुकूमत उतर जाए तो फिर उसके बाद उसका रिकॉर्ड लगा। नहीं, कुछ ज़्यादा निकल गया मुंह से। नहीं, ये तो देखे ज़माने वाली बात है, वक्त है, ज़रूरत है। ऑब्वियसली देयर वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस। पीटीआई वाले कहते थे हमारे आने से पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हमने ठीक कर दिया, ये कहते हैं हमारे यहाँ था हमने ठीक कर दिया। अगले आएंगे या शायद इन्हीं में से ही कोई शायद अगली गवर्नमेंट बन जाए या कोई नया सेटअप बन जाए तो वो कहेंगे जी इन्होंने ख़राब कर दिया था इसलिए हमें आना पड़ गया। जैसे कि आजकल बातें यही हो रही हैं कि ऑब्वियसली दी करंट सिटिंग गवर्नमेंट इज़ हैविंग ट्रबल डेवलपिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं अली हुमायूं भट्ट साहब को तो इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात में डालना नहीं चाहूँगा, ना ही खुद करना चाहूँगा। क्या फ़ायदा है, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया अली हुमायूं भट्ट साहब वैसे ही वैल्यू लूज़ करता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अलाउड टू से वट एवर दे वॉन्ट एंड वी हैव टू ओनली प्रेज कि जी वाह 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 गवर्नमेंट ने ये कहा, अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बाल बनाए हैं, क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, क्या लिबास है। लेकिन I'll tell you the inside story and of course you do realize कि ये कितना important है। बात ये इस गवर्नमेंट के लिए ये एक फाइनल एग्ज़ाम की तरह है और गवर्नमेंट से ज़्यादा ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब के लिए एक एग्ज़ाम है जिसको पास करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील कि अगर पाकिस्तान की शरह नमू 4% रहेगी तो फिर हम क्या ग्रोथ कर पाएंगे। फॉर नेक्स्ट ईयर वी हैव टारगेटेड 4% GDP ग्रोथ रेट। डू यू थिंक ये मुल्क 4% ग्रोथ रेट के साथ तरक्की कर पाएगा? मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है। जी अली हुमायूं भट्ट साहब। जी हम कर सकते हैं अगर हमारा डॉलर का और IMF का इम्पैक्ट ज्यादा इकोनॉमी को हिट नहीं करता तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इससे ज्यादा की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें दोबारा मेरी से होगी कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम सारी चीजें इंपोर्ट ही करते रहेंगे और सारी चीजें बाहर से आती रहेंगी, हमारी इधर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो फिर एक बहुत बड़ा केओस मुल्क में चल रहा है वो रहेगा। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक सेक्टर डेवलप हो गया है जिसको हम हाउसिंग सेक्टर बोलते हैं जी। उसके साथ हमारी डायरेक्ट सेक्टर आ गई है कि हाउसिंग सेक्टर को जब तक रिफॉर्म्स में नहीं लाया जाएगा, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, बाकी इंडस्ट्री 80 इंडस्ट्री उसके साथ एसोसिएट है। अब उसकी डेवलपमेंट के ऊपर मेरा ख्याल है इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस बजट के अंदर एक रिलैक्सेशन लेके आने लगी है, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी सारी 80 अलाइड इंडस्ट्रीज को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। नहीं देखिए, मैं आपको अभी बता दूं कि आई विल बी वेरी रियलिस्टिक विद यू। इनकी जो मैंने अभी हाउसिंग पॉलिसी वगैरह देखी है, बेसिकली ये क्या करेंगे, अगर ये कोई टेम्प्रेरी रिलीफ देते भी हैं तो ये टेम्प्रेरी रिलीफ सिर्फ देंगे टैक्स पेयर को। और आप जानते हैं टैक्स पेयर के अंदर भी ये फाइलर नॉन फाइलर वाली कैटेगरीज मौजूद हैं। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज अ टैक्स पेयर, लेकिन दे आर फाइलर्स एंड दे आर नॉन फाइलर्स। खैर एनीवे, इस कैटेगराइजेशन के अंदर दे विल गिव सम रिलीफ टू फाइलर्स, बाकी सारी लफाजी है 4-6 दिन के अंदर जो लोग अपने प्लॉट बेचना चाहते हैं वो अच्छी कीमतों के अंदर बेचने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं, बट इन रियलिटी ये हाँ या ना नहीं कर रहे कि ये हाउसिंग के सेक्टर को क्या रिलीफ देंगे, क्योंकि ये देंगे नहीं तो मुल्क की मईशत आगे नहीं चलेगी। इनको हाउसिंग सेक्टर को रिलीफ देनी पड़ेगी। जी सर, ये देखिए पहले हाउसिंग सेक्टर एक इस तरह क्लस्टर आइडेंटिफाइड नहीं था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं अली भाई, तो अभी हाउसिंग सेक्टर एक पूरी इकोनॉमी ड्राइव करता है, जिसमें आपका ओवरसीज पैसा देता है, जिसमें आपकी इंडस्ट्री का इनपुट है, सरिये वाली मिलें चलती हैं, कॉपर केबल लगती है, इंडो का भट्टा चलता है, सीमेंट फैक्ट्री चलती है, 80 अलाइड इंडस्ट्री है, सारी काम करती है। सैनिटरी का काम चलता है, सिरामिक का काम चलता है, टाइल वाले का काम चलता है, मजदूर का काम चलता है, मतलब लातादाद केबल वालों का, ये तार की केबल जो बनाते हैं बिजली की, इनका काम चलता है, स्विच वाले का काम चलता है, हार्डवेयर वाले का चलता है। जी ये एक ही इंडस्ट्री है, आप एक सेक्टर को बूस्ट करके आप बाकी इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, उनको थोड़ा। सेकेंडली सर मेरी से थी अली साहब के
इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए अगर हम देखते हैं स्टील बाहर से इंपोर्ट होता है, तो आप इसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह पे उस इंडस्ट्री को 10 साल का रिलीज दें। अगर इस तरह की पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और वो हमारे एक्सपोर्ट को सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है ट्रांसफर पर टैक्स। देखें कोई बोलता नहीं है, मैं मुंह से बोल देता हूं। सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट इस वक्त हाउसिंग सेक्टर में यह है कि आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो भी पैसे देने, बेच रहे हैं तो भी पैसे देने। हुकूमत बड़ी फनकार बनी हुई है, बाबू जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि बाबुओं को पता वता कुछ भी नहीं है, सारी ज़िंदगी उनकी भी इसी चक्कर में लग गई है, और वो ख़राब ही करने के चक्कर में इस चीज़ को, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी टू आई 100% एग्री विद यू। देखें आप कितना को इंडस्ट्री को स्क्वीज करेंगे, अगर आप इंडस्ट्री को स्क्वीज करने की जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ को पॉलिसीज लेके आएंगे फिर इंडस्ट्री चलेंगी। अदरवाइज आपने हर तरह की वो क्या कहते हैं हैंड होल्डिंग की बजाय आपने स्क्वीजिंग करके देख लिया, आपका ना टैक्स नेट तो आपका बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन तो आपकी बढ़ गई, लेकिन आप जीडीपी ग्रोथ को देख लें, आप अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को देख लें तो ये दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। आप अपने एक्सपोर्ट को देखें 2-2.5% नीचे आई है, और अभी फर्दर इंटरनेशनल हालात की वजह से आपका क्या ख्याल है कि 39 बिलियन की हमारी जो रेमिटेंस है उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा? डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा उसकी बिल्कुल और उसकी और उसको आपको बूस्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी समझ लें कि ये हमारे एंड के ऊपर ये प्रॉब्लम है कि 30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है और 39 बिलियन की हमारी रेमिटेंस है। तो होना तो ये चाहिए था, ये 1/4 ऑफ द बजट होता, 1/4 ऑफ द डॉलर इनकम होता, लेकिन हमारा मोर देन 125% है, विच इज आल्सो बैड। तो इसके लिए आपको अदर वेज अराउंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इस बजट में भी अगर आप टैक्स बेस बढ़ाने के लिए जिसका 25,000 आपने फिक्स टैक्स वाली एक स्कीम निकाली है। देखिए आपने होप की बात की, इस होप के नतीजे में अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली तो आप बहुत अपसेट होंगे बतौर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, और यही मैं गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इतनी ज़्यादा होप बिल्ड कर दी है, अगर आप तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे तो इट विल रिजल्ट इन डिसअपॉइंटमेंट, जो कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ एक और नुक्ते की तरफ आपको लेकर आऊँगा। आप लोगों का पावर टैरिफ की तरफ क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि इन्होंने बतदरीज पावर टैरिफ बढ़ा दिया है, गैस का टैरिफ बढ़ा दिया है, अवेलेबिलिटी पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी आपने खुद बता दिया कि ईरान इसराइल जंग की वजह से भी मसले मसाइल मौजूद हैं। सो आई डोंट थिंक दैट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस क्वागमायर वेरी सून। क्या कहते हैं आप? सर देखिए, उसमें सबसे पहले जो आपकी आईपीपीज वाला इशू है उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। कुछ आईपीपीज आपने मैनेज कर ली हैं, कुछ आईपीपीज आप और मैनेज करें, और जो ये लेवी है इसके जो बर्डन से आम सारिफ को निकालें। सेकेंडली आपको एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसमें भी लानी चाहिए। देखिए अभी आप देखिए 16,000 मेगावाट हमारा सोलर लग चुका है, 2,000 मेगावाट के करीब आपकी लिथियम बैटरी की इंपोर्ट चली, 2,000 मेगावाट आ चुका हुआ है। कमिंग ईयर्स में अगर आप देखेंगे आपके ग्रिड के ऊपर बिजली बन रही है, लेने वाले कोई नहीं है। और ये चाहिए था कि आपने ऑफ पीक और ऑन पीक रेट, ऑफ पीक और ऑन पीक रेट रखा हुआ है। आपको सर्दियों के अंदर बिजली देनी चाहिए थी ताकि आपकी बिजली की कंजम्पशन बढ़े। हुआ क्या है कि आपने प्राइस इतना ले गए कि लोग अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आज 1 मेगा का सोलर लगा लेता हूँ और 1 मेगा की बैटरी लगा लेता हूँ तो आई डोंट नीड वापडा। मैं वापडा का 45 रुपए का 50 रुपए का यूनिट क्यों लूंगा जब मुझे 22-23 रुपए का यूनिट घर पड़ता है। जी, अब लोगों को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जी, आपके पास एक्सेस एनर्जी होएगी, आपके पास लेने वाले कोई नहीं आएंगे। अभी इन्होंने डिस्कोस को बेचने का काम शुरू किया है। हमारा गैपको भी बिक रहा है, आईएस को भी बिक रहा है, और मेरा ख्याल है एक आधा और स्टेशन भी बिक रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी ताकि गवर्नमेंट अपना बर्डन उतारे। अच्छा, मैं आपको अपनी राय बताऊं, फिर मैंने एक ब्रेक लेना है। मेरी राय ये है कि जिस इलाके का जो चेंबर है ना, वो उसकी सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी डिस्को जिसे कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में तो डिस्को किसी और चीज़ को कहा जाता है, पाकिस्तान में डिस्को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहा जाता है जो एक इलाके में बिजली बांटती है। शायद कोई ताल्लुक हो आपस में, इसीलिए इसको डिस्को कहा जाता है।
वरना मैं तो दुनिया में जहाँ भी गया हूँ वहाँ डिस्को किसी और चीज़ को कहा जाता है। खैर एनीवे, मैं चाहता हूँ कि वहाँ की जो लोकल चेंबर है ना वो उसको ख़रीद ले, जिधर की भी जो डिस्को हो उसको उसका लोकल चेंबर ख़रीद ले। ये सजेशन मैंने दे दिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है। जनाब अली हुमायूं भट्ट साहब के साथ मैंने ये सजेशन दी कि हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर भी डिस्को लफ्ज़ सुनते ही फ़ौरन लोग परेशान हो जाते हैं। भाईजान, पाकिस्तान के अंदर डिस्को पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कुछ और कहा जाता है इसको। खैर एनीवे, तो मैं इसीलिए वाज़े कर दिया। मैंने कहा कहीं लोग ऐसे ना कहें कल ख़बर लग जाए कि जो चैम्बर्स हैं वो अब डिस्को ख़रीद रहे हैं। तो खैर एनीवे, अली हुमायूं भट्ट साहब, बात कुछ ऐसी है कि आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ना, मैंने आपको सजेशन दे दिया, क्योंकि देखें सियालकोट चैम्बर ने एयरपोर्ट बना दिया, एयरलाइन भी बना दी। अब आप लोगों के ऊपर भी वैसे मुकाबले की घड़ी आन पड़ी है, आप लोग भी एयरलाइन बना लें, क्योंकि कौमी एयरलाइन का तो कुछ पता नहीं, कुछ बनता नहीं बनता। और ये है कि लेकिन आप लोग भी गुजरांवाला एयर बना लें। अब तो मैंने सुना है बड़ी तेज़ी से जहाज़ आते और जाते रहते हैं। शुक्र है दुबई आना जाना बंद हुआ, वरना तो कहीं ऐसा ना होता कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के सनतकार ताजिर दुबई ही चले जाते। जी सर, देखें सियालकोट वाले भी हमारे ही भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला चैम्बर के बड़े ज्यादा मेंबरान हैं जो कि सियालकोट एयरपोर्ट को चला रहे हैं। और आपको सुन के खुशी होगी, अभी भी उनका जो वाइस चेयरमैन है जी जी ही आल्सो फ्रॉम गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हमारे एक्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से गुजरांवाला है भी 35 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर के ऊपर हम दूसरा एयरपोर्ट बनाएंगे। हाँ। लेकिन जो हार्मनी है उनके बिजनेसमैन के अंदर, दैट इज वेरी गुड। ये सब चैम्बर्स को फॉलो करना चाहिए। और सियालकोट का जो एयरपोर्ट है या सियालकोट एयरपोर्ट है, वो अपने आप में एक मिसाल है बिजनेसमैनों का कोई भी इदारा चलाने की। तो सबको इसको फॉलो करना चाहिए। तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खरीद लें। मैं तो आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। इस तरह ये होगा कि कलेक्टिव लीडरशिप भी आ जाएगी, और क्योंकि कंज्यूमर भी सबसे बड़े हमारे यहाँ इंडस्ट्री वाले ही हैं, सोलराइजेशन की वजह से डोमेस्टिक कंज्यूमर तो आर टेकिंग अ बैक सीट। तो मेरे ख्याल से इज़ नो हार्म दैट द लोकल चेंबर्स ही जो हैं दे व्हेन द प्राइवेटाइजेशन कम्स यू शुड बाय दीज। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। और हम एक कंसोर्शियम भी बना रहे हैं जिसमें गेपको ये जो आए थे ये हमारे पास विजिट करके भी गए हैं, हमें इन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी है। और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम बिडिंग का पार्ट भी हों। और जो जारी बात है, बिड तो उसी ने विन करनी है जिसमें सबसे ज्यादा बिड करनी है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो। हाँ, ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कि अब आप भी रियलाइज़ कर चुके होंगे कि गवर्नमेंट के लिए छन्ने में पानी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं दे आर लॉस मेकिंग, एंड इवन दोज दैट आर मेकिंग अ प्रॉफिट आर नॉट एफिशिएंट। आई थिंक इन प्राइवेट हैंड्स वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी और गवर्नमेंट को मच नीडेड रेवेन्यू भी मिल जाएगा। ये मेरा ख्याल है। इस बजट के अंदर भी इनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू अचीव करने का प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा बेहतरीन जरिया नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखें उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर आप नेपरा को देख लेते हैं तो नेपरा ने जो पिछले 2 साल से हमारी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसमें सुई नार्दर्न है, सुई सदर्न है, दोनों में क्या कर रहे हैं ये लोग टैरिफ आफ्टर द यूजेज, आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट हमें अनाउंस करके दे रहे हैं। हमने इसके ऊपर काफी मरतबा आवाज उठाई है कि सर अब पिछला टैरिफ है वो हमसे एक मरतबा टैरिफ तय कर लें। जब हमारा मैन्युफैक्चरर, हमारा फैक्ट्री वाला गैस कंज्यूम करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर लेता है, आप 10-10 साल पुराने रेट हमारे ऊपर लाके थोप देते हैं कि ये लेवी थी, ये चीजें थी, वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो इन चीजों के ऊपर भी हमने आवाज उठाई हुई है। इसके ऊपर भी हमने सर से रिक्वेस्ट की हुई है कि ये जो इम्पैक्ट हम पे बाद में डालते हैं इसको आप पहले डिफाइन कर दें, एक रेट लेके आए। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का रेट है उसी तरह गैस का रेट होना चाहिए।
देखिए सिरामिक्स हमारे इधर गुजरावाला का मेजर सेक्टर है, और मेरा ख्याल है कि गुजरावाला 95% पाकिस्तान की सिरामिक्स को डील करता है, और आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी दे रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को अगर चलाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को बूस्ट देना चाहते हैं, तो इस तरह के इकदाम आपको करने पड़ेंगे, वो फैसला करना पड़ेगा। आप थोड़ा एग्जैजरेटेड कर लें, आप एस्टिमेटेड कर लें, लेकिन एक मरतबा जो इम्पैक्ट पास ऑन हो जाता है उसको आप 2 साल बाद या 3 साल बाद लेके आते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया, और मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं और नून लीग के सरबराह भी हैं, कि ये वो शहर हैं जिनकी डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, और सेंट्रल पंजाब जो है इट हैज़ बीन फीडिंग पाकिस्तान, इट हैज़ बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स ओवरऑल सिचुएशन, जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कोई बराह रास्त रब्ता करता नहीं, जबकि मेरे ख़्याल से वो सबसे ज़्यादा इन पॉलिटिशियंस में, जो मौजूदा पॉलिटिशियंस इस वक्त जिनको सियासत करने की इजाज़त है, उनमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, फॉरवर्ड लुकिंग और विजनरी आदमी जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और मैं ये फील एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री करते हैं, 100% एग्री करते हैं। और मेरे ख्याल से अब हाँ जी, और मेरे ख्याल से अब उनको एक फाल किरदार अदा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी। अदरवाइज मेरा ऐसा ख्याल है कि करंट लीडरशिप सही कर रही है, अच्छा काम कर रही है, कोई बुराई नहीं, लेकिन ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर अपना एक एडिड उसके अंदर रोल प्ले करें, तो आई थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। जी सर, इसमें हाली फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी काम है कि ये अपने इतने इतने बड़े बजट रखते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के बजट हैं, जिसमें बाकी सारे बजट हैं। अगर ये इंडस्ट्री के लिए अगर 5% ऑफ देयर बजट भी रख दें, जिसका पंजाब का बजट मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बजट है, पंजाब में मैसिव डेवलपमेंट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा शहर पूरा नया बन गया, मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया, वासा का प्रोजेक्ट आ गया। अगर ये 10-15 बिलियन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए रखें, ताकि नई जो इंडस्ट्री लग रही है उसको जगह सस्ती मिले। आज मैं कोई इंडस्ट्री लगाने जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी कॉस्ट है जमीन। अगर जमीन ही मैं अगर मिलियंस और बिलियंस में लूंगा, तो उसके ऊपर मैं इंडस्ट्री कैसे लगाऊंगा? तो इंडस्ट्री के लिए डेजिग्नेटेड जो एरिया है वो चीप होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री लग सके। अदरवाइज इतनी महंगी जगह के ऊपर इंडस्ट्री लग नहीं सकती। हमने भी अपनी रिक्वेस्ट डाली हुई है, हम एक मेटल प्रोसेसिंग जोन बनाना चाह रहे हैं गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हमारी बड़ी मैसिव मीटिंग्स हुई हैं सीनियर मिनिस्टर पंजाब से, मैडम मरियम औरंगजेब साहबा से। उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया है कि एक मेटल प्रोसेसिंग जोन देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, दैट इज मेटल सेक्टर, 1.5 बिलियन की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट है, और पूरा का पूरा क्लस्टर गुजरावाला बेस्ड है जी। तो इस तरह की क्लस्टर डेवलपमेंट अगर लोकल गवर्नमेंट्स भी करेंगे तो फिर ही बिजनेस बूस्ट होएगा। हाली फेडरल के करने से कुछ नहीं हो सकता। आई एग्री। गवर्नमेंट को आगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। फेडरल बजट हमारे ऊपर आता है, टैक्सेशन है, 61% टैक्स, बहुत हैवी मैसिव टैक्स है, उस सुपर टैक्स खत्म करना पड़ेगा। आपको टर्नओवर टैक्स कम करना पड़ेगा। देखिए मैं ना अली हुमायूं भट्ट साहब आपको बड़ी अजीब सी बात कहूँगा, मैं प्रोग्राम में वैसे अजीब अजीब बातें ही करता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ी अजीब सी बात कहूँगा। मेरे ख्याल से आई थिंक कि जैसे नेशनल लीडरशिप को तो अपना रोल प्ले करना है, लेकिन अगर इस मुल्क को हमने ट्रांसफॉर्म करना है तो इसकी बिजनेस कम्युनिटी और उसकी लीडरशिप को भी एक रोल प्ले करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं कि विजनरी लोग नहीं हैं। मेरे ख्याल से ताजिर, सनतकार और सरमायाकार बिरादरी के अंदर माशाल्लाह मैंने बहुत विजनरी थिंकर्स और तरक्की पसंद लोगों को मैंने देखा है। मेरे ख्याल से सबको आगे आना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा, और शख्सियात से बढ़कर जो है ना वो ताजिर सियासत करनी पड़ेगी। जहाँ एक ताजिर सियासत या एक ताजिर रहनुमा की तस्वीरें लगा के या उनकी कब्रों पे जाकर दुआएं करने से काम नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से इट हैज़ टू बी ए वेरी कंसर्टेड एफर्ट, और मेरे ख्याल से ये पूरे मुल्क में करना पड़ेगा, आप लोगों को भी करना पड़ेगा, बड़े शहरों में भी करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे वाले तो नहीं कर पा रहे, जो कराची शहर गए हैं उनकी कोई आउटपुट इतनी नहीं निकल रही, लेकिन आई विश यू वेल। इंशाल्लाह यू हैव स्पोकन वेरी वेल फॉर गुजरावाला। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा,
आप आज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हुए, और मैं पेशकार को भी बोलूँगा कि आप आइंदा भी कोशिश करें कि पाकिस्तान के जो हमारे और बहुत सारे शहर हैं उन सब के, और ये बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इन्होंने बताया 4.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड देयर रोल in Pakistan's exports and economic development and the way we should take them forward. We wait for messages on Facebook. Ali Nasir, my team को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।